Dear student, today we start our next topic 14.2 water a wonderful liquid। हमारा 14 चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने एयर के बारे में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम आज जो हमारा सेकंड नेचुरल रिसोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज वाटर ए वंडरफुल लिक्विड, यानी जल जो कि एक अद्भुत तरल पदार्थ है। पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एयर के बाद जो सेकंड है वो अपना वाटर है। एयर के बगैर तो हमें कुछ मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। सांस लिए बगैर आप कितनी देर तक अपने सांस को रोक सकते हो देखो। और उसके बाद आप कितने घंटे या मिनट पानी पिए बगैर रह सकते हो, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। गर्मी में तो हमारे लिए पानी की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है बॉडी के टेम्परेचर को करने के लिए, कूल करने के लिए। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर जो है अपने अर्थ के ऊपर 70% या 71% कवर किया हुआ है अर्थ को, इसीलिए इस अर्थ का नाम ब्लू प्लेनेट है। नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। और 2/3 पार्ट बोल भी सकते हैं हम 71 की जगह। इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे लिए हमारी पृथ्वी पर एक जल की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर पानी जो होता है समुद्रों में, सागरों में, महासागरों में है। और वो कैसा है, साल्टी वाटर है, यूजेबल नहीं है हमारे लिए, लवणीय पानी है। फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम मात्रा में है, एटलीस्ट 1% है। और उसमें से भी कुछ जो पानी है फ्रेश वाटर वो फ्रोजन है आइस कैप्स में, 2 पोल्स जो अर्थ के हैं, एंड स्नो कवर्ड माउंटेन पे जो बर्फ़ के रूप में जमी हुई है पानी, जो उसका इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर पानी, और इसके अलावा रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और सो फ्रेश वाटर ने जो पानी हम यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सा है हमारे लिए यूजेबल। एक तो इन्होंने बता दिया कि जो आइस कैप्स या स्नो कवर्ड है माउंटेन पे, जो कि फ्रिजेज में है, जमी हुई है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड भी है, ज़मीन के नीचे, भूमिगत जल बोला जाता है जिसे हिंदी में। तालाबों, झीलों, नदियों में भी पानी है जो हमारे लिए यूजेबल होता है। फ्रेश वाटर जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पर ज़्यादा होता है और कहीं पर कम होता है। डेजर्ट एरिया जो होती है वो आपको पता है वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ बारिश कम होती है, इस वजह से समर में तो और भी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इस समय लोगों के लिए पानी पीने के लिए उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें पानी के बारे में यानी जल के बारे में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए भी इसको हमें सेव करके रखना है। अब पानी जो है वो आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा फसलों के लिए यूज़फुल में लिया जाता है। खेती बाड़ी की जाती है तो पानी को बहुत अधिक मात्रा का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा पानी बिजली बनाने में भी इसका उपयोग होता है, बहुत सारा पानी वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बेटा, पानी जो है आपको बताया कि स्टेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अगर रेन हो जाती है अपने इंडिया में तो ठीक हो जाता है, वहाँ पर पानी की समस्या इतनी नहीं रहेगी। लेकिन बारिश अगर नहीं होती है तो पानी की और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। आपने जब अपने रैनी सीजन आता है तो इंडिया के मैप में देखते होंगे कि कहाँ पर बारिश अधिक होती है और कहाँ पर कम होती है, वो बताते रहते हैं। अगस्त का महीना है, जुलाई अगस्त में, तो मैप में आप फील कर सकते हो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर रेनफॉल अधिक होता है और कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। तो जो अपना इंडिया का वेस्ट पार्ट है, पश्चिमी भाग, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पर लोगों को इसका पानी का बहुत अधिक सामना करना पड़ता है। समस्या बहुत बड़ी गंभीर है ये। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। कैसे हम पानी को गंदा कर रहे हैं।
देखो बेटा, अभी हमने यही जाना है कि पानी जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है और बहुत कम मात्रा में मिलता है फ्रेश वाटर, और जो मिल रहा है उसको भी हम पोल्यूटेड कर रहे हैं। जैसे नदियों का पानी है, नदियों में हम क्या कर रहे हैं, आसपास जितने भी शहर या गांव बसे होते हैं, लोग वहाँ के जितने रहते हैं आसपास में, वो इतने अवेयर नहीं है, या मानो कि वो अवेयर हैं तो भी वो अपना काम मतलब सोच समझ के नहीं करते। नदी के पास कपड़े धोते हैं, आसपास अगर वो कपड़े वहाँ पे धोएंगे तो वो पानी जो है डिटर्जेंट का या फिर साबुन का कह लो, तो उसके केमिकल उस पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। पशुओं को पानी वहीं पिलाते हैं, नहलाते हैं, वो पानी गंदा हो जाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती हैं, फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है पास की नदी के अंदर बहा दिया जाता है। जो वाटर बॉडीज जितनी भी वहाँ पर होती हैं तो वहाँ वो सारा पानी गंदा हो जाता है। तो इस प्रकार देखो हम अपने स्वार्थ के लिए जो एक नेचुरल सोर्स से हमें पानी मिला है उसको कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन के आपके 3-4 पॉइंट दे रखे, मेन मैं बता देती हूँ कौन कौन से, आप इनको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था पानी जो है जल प्रदूषण कैसे होता है। पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी होगी कि जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन होता क्या है, कि जो वाटर हो और वो हमारे लिए यूजेबल ना हो, उसके अंदर अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस है वो भी मिक्स कर दिया जाए और वो पॉइजनस बना दे वाटर को, और वो हमारे लिए सेफ ना हो, तो वो कैसा कहलाएगा, वाटर पोल्यूटेड। मेन रीज़न देखो ये आपके 1, 2 और 3 पॉइंट्स, इसके बाद शायद 4th भी होगा, नहीं 3 ही पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट है द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि अनडिजायरेबल जो कि अनुपयोगी पदार्थ होते हैं पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दिस सब्सटेंस कुड बी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन फार्मिंग, और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मर्करी, साल्ट which are used by paper industries. This could be disease causing organism like bacteria which causes cholera. इसमें बताया है कि जब हम खेतों में पानी देते हैं तो पानी देने से क्या वो वाटर पोल्यूटेड होता है, कैसे करते हैं, जो फर्टिलाइजर यूज करते हो ना आप क्रॉप पे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, जो भी हम यूरिया वगैरह DAP वगैरह डालते हैं अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो जैसे प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो केमिकल जो होते हैं वो आपके सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और सोइल में मिक्स होने के बाद सोइल तो पोल्यूटेड होती ही है, साथ में वो केमिकल्स जो होते हैं हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, क्योंकि वो केमिकल जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर रिस कर जाते रहते हैं, और जैसे ही वो नीचे जाएंगे तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर वो मिक्स हो जाते हैं, और वो जल जो है वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज यानी जहाँ पेपर बनाए जाते हैं वहाँ पर भी बहुत सारा जल प्रदूषित होता है और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, और बैक्टीरिया से संबंधित एक बीमारी बताइए, कोलेरा यानी कि हेजा। द रिमूवल, सेकेंड पॉइंट है द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज। डिजोल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिजोल्व ऑक्सीजन वुड adversely affect the aquatic organism. Other nutrients could also be depleted from the water bodies. ये कह रहा है कि डिजायरेबल सब्सटेंस यानी जितने पानी के अंदर जो चीज़ की क्वांटिटी होनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा होना वहाँ को पोल्यूटेड करती है वाटर को। पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जब उसको यूज़ कर लेते हैं वहाँ के प्लांट और एनिमल, तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस पानी के अंदर, और वो वाटर जो होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो अफेक्ट कर देती है वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म को। इस प्रकार वो जो न्यूट्रिएंट्स जिनको चाहिए पानी के अंदर, अदर न्यूट्रिएंट्स कुड ऑल्सो बी डिप्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं।
ए चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन वाटर बॉडीज वेयर दे लिव। कुछ फिक्स टेम्परेचर पर ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं पानी के अंदर। वेयर दे लिव, वो रहते भी हैं। सडन मार्क्स चेंज इन टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम। अचानक से टेम्परेचर में अगर कोई भी चेंज आ जाता है तो वो उनके लिए डेंजर हो जाता है। और फिर क्या होता है, देम अफेक्ट देयर ब्रीडिंग, और उनके प्रजनन को वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। द एग एंड लार्वा ऑफ द वेरियस एनिमल आर पर्टिकुलरली सस्टेनेबल टू टेम्परेचर चेंज। उनके लार्वा जो एग होते हैं ना, वो उस टेम्परेचर को उस टेम्परेचर पे वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर उनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी, वो ख़त्म हो जाएंगे और आगे उनकी प्रोसेस नहीं चल पाएगी। तो वाटर पोल्यूशन को हमें कैसे रोकना चाहिए, डिजीज बता दी, कोलेरा होता है, वाटर पोल्यूशन होता है क्या वो बता दे, किस किस से होता है वो बताया गया। इसके अलावा आपको वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए अवेयर रहना होगा। हमें वाटर पोल्यूटेड जैसे कि गणेश विसर्जन करते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं, मूर्तियों को बहाते हैं पानी में, ये हमारे कुछ धार्मिक या धर्म से रिलेटेड उत्सव जो होते हैं, हम जो फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, वो एक तरफ तो हमारे लिए इंजॉय है, मनोरंजन है हमारे धर्म के अनुसार, लेकिन दूसरी तरफ आप जल को प्रदूषित करते हो। हम एक तरफ तो गंगा को माँ का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ से हम गंगा को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्रकार से मूर्तियों का विसर्जन न करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट ना करो, लेकिन फेस्टिवल सेलिब्रेट इस तरह करो कि वाटर भी पोल्यूटेड ना हो और आपका फेस्टिवल भी हो जाए। फॉर एग्जांपल, यदि हम गणेश की मूर्तियों का विसर्जन करना चाहते हैं पानी के अंदर, तो उसमें केमिकल ना हो। आप मिट्टी का बना सकते हो, मिट्टी जो होती है वो वाटर को कोई भी पोल्यूटेड नहीं करती किसी भी प्रकार से, लेकिन जो कलर होते हैं वो कलर जो होते हैं वो केमिकल से बनते हैं और वो केमिकल जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक्वेटिक प्लांट और एनिमल दोनों को ही वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हो कि हम अपने सेलिब्रेशन से किसी भी प्रकार की चीज़ की जो है लाइफ प्रोसेस को नहीं रोक सकते। तो वाटर पोल्यूटेड ना करें, आसपास का कचरा जो होता है वो पानी के अंदर ना फेंके। तो आप सोच समझ के अगर चलोगे तो बेटा आप कंट्रोल कर सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन को भी नीट एंड क्लीन वाटर जो है उनको मिल जाए। नेक्स्ट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है सोइल। फर्स्ट हमने पढ़ा था एयर, सेकंड वाटर, थर्ड इज सोइल। सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी जो होती है सोइल मृदा, उसका फॉर्मेशन जो है वो हमारी जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स पे जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वाटर फ्लो कर रहा है वो है, एयर है, ये सारे फैक्टर जो हैं उनको क्या करते हैं, पहले रॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जो पत्थर होते हैं, चट्टाने होते हैं, वो उनके टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत लंबा समय लगता है, ये मान के चलो हजारों लाखों साल लग जाते हैं मृदा के फॉर्मेशन में, मिट्टी के निर्माण में। जब अर्थ से ये इनका ब्रोकन डाउन होना शुरू होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। फिजिकल यानी टेम्परेचर हो गया, एयर, वाटर के थ्रू, केमिकल उनके अंदर रिएक्शंस जो होती हैं, और बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करते हैं सोइल को। तो इन सभी तीनों प्रोसेस से, फिजिकल कौन कौन सी बताई मैंने, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये जो प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस से जो रॉक्स थी वो रॉक्स पहले ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद उनके स्मॉल पीसेस होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका टेम्परेचर से, वाटर से, एयर से, इन सब का इफेक्ट करके वो बिल्कुल और स्मूथ पार्टिकल बन जाते हैं उसके, और बायोलॉजिकल प्रोसेस होकर वो मैन्युअर में भी चेंज हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी सोइल। आपने देखा होगा कि सोइल जो होती है हर जगह सेम नहीं होती है,
कहीं पर इसका ब्लैक कलर होता है, कहीं पर येलो कलर होता है, कहीं पर रेडिश होती है। तो कलर क्यों अलग अलग है, ये डिपेंड करता है कि वो जो सोइल बनी है वो किस प्रकार की रॉक्स से बनी हुई है। चट्टानों के बारे में आपने एसएस में पढ़ भी रखा है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं रॉक्स की, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बनती जाती हैं। अब देखिए आगे, पहला फैक्टर जो है, मैं फैक्टर बता रही हूँ। फर्स्ट है सन, सेकंड है वाटर, थर्ड वन विंड, एयर। ठीक है, एयर भी कह सकते हो। तो यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और फोर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर करने हैं रॉक्स फॉर्मेशन में। फर्स्ट पढ़ते हैं हम सन। सन इज द सन हीट्स अप रॉक्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय जब सनलाइट हमारी अर्थ पे गिरती है तो वो रॉक्स को क्या कर देती है, गर्म कर देती है दिन में। दे एक्सपैंड, जिसके कारण जो रॉक्स होती हैं एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती हैं। एट नाइट, रात के समय दीज रॉक्स कूल डाउन, वो ठंडी हो जाती है। एंड कंस्ट्रक्ट, और सिकुड़ जाती हैं। सिंस ऑल पार्ट ऑफ रॉक्स डू नॉट एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट एट द सेम रेट। इसमें क्या होता है कि सभी जो रॉक्स होती हैं वो सेम टेम्परेचर पे एक्सपैंड और कंट्रैक्ट नहीं होती हैं। सिंस ऑल पार्ट ऑफ रॉक्स डू नॉट एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट सेम रेट, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, जिसके कारण क्या होता है, क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े टुकड़े इनके जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं टेम्परेचर से, तापमान से। सेकंड, वाटर क्या अपनी भूमिका निभाता है, इसका क्या रोल होता है वाटर का। वाटर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। दो प्रकार से हेल्प करता है पानी मिट्टी के निर्माण में। फर्स्ट है वन, वाटर कुड गेट इनटू क्रैक्स इनटू रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय द सन। जब सन से वो टेम्परेचर से हीट हो जाती है और फिर उन पे पानी गिरता है। इफ़ द वाटर लेटर फ्रीजेज, उनके बीच में जब चट्टानों के बीच में दरारें हो जाती हैं और उनमें पानी भर जाता है तो पानी उनके बीच में जमा हो जाता है, फ्रीजेज। इट वुड कॉजेज द क्रैक्स टू वाइडन, इससे क्रैक्स जो होते हैं और भी ज़्यादा चौड़े होते जाते हैं उनको स्पेस के लिए। कैन यू थिंक वाई दिस शुड बी, आप सोच सकते हो कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। टू फ्लोइंग वाटर bear away even hard rocks over long period of time. Fast flowing water often carrying big and small particle rock downstream. These rocks rubs against other rocks and resultant abstrations causes the rocks to wear down into the smaller and smaller particles. The water then takes these particles along with it, deposit it further down its path. Soil is thus found in place far away फ्रॉम इट्स पेरेंट्स रॉक्स। जब ये सोइल पानी के साथ झरनों में से पानी आता, आपने भी देखा होगा, तो पानी का जब बहाव होता है तो उन बहाव में ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो हैं वो बहने शुरू हो जाते हैं। ये पत्थर क्या होते हैं, फिर आपस में टकरा जाते हैं। टकराने से उनके और छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं और एक दूसरे पर ये जब उन पर रब होते हैं यानी कि टकराते हैं और घर्षण होता है तो उनके वो छोटे छोटे टुकड़े होके अपनी पेरेंट रॉक से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और दूर तक चले जाते हैं ये पानी के द्वारा बह के। विंड्स, हवाओं से इन प्रोसेस सिमिलर द वे इन विच वाटर रब्स अगेंस्ट रॉक्स, जैसा कि पानी के द्वारा पत्थर बह के आते हैं, आपस में वो रगड़े जाते हैं, उसके बाद वो और टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसी तरह पानी जैसे करता, सेम एयर से भी ऐसे होता है, विंड से भी ऐसे होता है। जब हवाएं तेज गति से चलती हैं, रॉक्स जो होते हैं वो टूट जाती हैं और उन हवाओं के साथ ये टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जैसे पानी के अंदर होता है। प्लेस टू द अदर लाइक वाटर डज, यानी पानी की और हवाओं की सेम प्रोसेस है, वो पानी के साथ बह के आते हैं और इधर एयर के साथ।
फिर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल का फॉर्मेशन करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। लाइक इन दैट रीड अबाउट अर्लियर ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। लाइक इनके जो प्लांट होते हैं रॉक्स पे ही उगते हैं। ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स, सतह पे उग जाते हैं ये लाइकन के प्लांट। वाइल ग्रोविंग, जब ये बड़े होते हैं, दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंस दैट कॉजेज रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन। अब ये क्या करते हैं, ये एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। रिलीज सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसके कारण जो रॉक्स होती हैं वो पाउडर बन जाता है उनका, पाउडर डाउन एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल की बिल्कुल पतली लेयर बन जाती है। अदर स्मॉल प्लांट लाइक मोस आर एबल टू ग्रो ऑन द सरफेस, नाउ दे कॉजेज रॉक्स इनटू ब्रेकअप फर्दर। दूसरा प्लांट भी इन्होंने बताया है, मोस जैसे प्लांट जो होते हैं रॉक्स में वो भी इनको ब्रेक कर देते हैं चट्टानों को। द रूट्स ऑफ बिग ट्री, बड़े बड़े पौधे जो उगे होते हैं, प्लांट्स जो उगे होते हैं ट्री चट्टानों में, उनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर फोर्स होता है और वो ग्रो करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वो पत्थर को वहाँ से तोड़ देती हैं। और जो बड़े पत्थर होते हैं वो उनके फोर्स से टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस प्रकार ये प्रोसेस जो बनी है, मैंने बताया ना, टेम्परेचर है, वाइंड है, एयर है, वाइंड या एयर है या वाटर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको सॉइल को ब्रेक डाउन करना जो प्रोसेस है वो वेदरिंग कहलाती है। मृदा विक्षेपण यानी मृदा का निर्माण होता है। ये फैक्टर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका बायोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी साइकिल होती हैं। साइकिल का मतलब चलाने वाले नहीं है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्लाउड फॉर्मेशन है, बादल कैसे बनते हैं, उनके बारे में जो है हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें आपको अभी तक मैंने जो भी 3 टॉपिक करवा दिए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। 3 कौन कौन से कराए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लो वे 3 टॉपिक। फर्स्ट आपका एयर, व्हाट इज एयर, क्या एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। सेकंड आज हमने पढ़ा वाटर यानी कि जल, कौन कौन से रिसोर्स है, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, सरफेस वाटर भी होता है, अंडरग्राउंड जो भूमिगत जल है पानी के अंदर, सॉरी जमीन के नीचे जो पानी होता है उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, और जमीन की सतह पे जो पानी होता है उसको सरफेस वाटर बोला जाता है। अंडरग्राउंड जैसे वेल, ट्यूबवेल, और सरफेस में रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सी, ओशियंस। और इसके बाद हमने सोयल यानी कि मृदा। अच्छा, सोयल का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके जो पत्थर हैं आपस में टकराकर टूट जाते हैं, और फैक्टर बताए थे किन किन फैक्टर के द्वारा। सोयल इरोजन, मिट्टी का कटाव, यानी मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट इज सोयल इरोजन। सोयल इरोजन का मीनिंग मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको सोयल इरोजन कहा जाता है। तो इसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने होंगे, एफॉरेस्टेशन यानी कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, और मिट्टी के कटाव को यानी सोइल इरोजन को हमें कंट्रोल कर सकते हैं। सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए ये पॉइंट है, और इसके अलावा आप खुद से भी बना सकते हो अपने पॉइंट, जैसे कि मिट्टी के कटाव को नहीं रोकना तो रूट जो होती हैं, रूट्स जो प्लांट की वो बाइंड किए होती हैं पार्टिकल्स को, जितने भी सोइल पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पर भी आप देखोगे जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ से मिट्टी कट के नहीं जाती है, और जहाँ पर ओपन ग्राउंड होता है तो वो मिट्टी जो है बारिश के मौसम में पानी के साथ बह के चली जाती है, तेज हवाओं के साथ उड़ के चली जाती है। अपर लेयर जो होती है सोइल की वो ज़्यादातर कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ह्यूमस वाली होती है, ब्लैक सोइल कहा जाता है। सोइल जो होती है उसके 3 लेयर होती हैं। टॉप सोइल, इसको होरिजन ए बोला जाता है, फिर होरिजन बी, होरिजन सी।
ठीक है। लास्ट वाले बेड रॉक्स होती हैं जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाले लेयर के अंदर ही प्लांट ग्रो करते हैं। उसके बाद जो बी और सी लेवल होता है, ओरिजिन पॉइंट बी एंड सी है, वहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन को हमें रोक सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में है हमें साइकिल्स करनी है, बायोलॉजिकल साइकिल है कुछ केमिकल, तो उसके लिए थोड़ा सा आप रीड कर लेना। थैंक यू।